एंड वेलकम टू विज्ञान बाइट। आज मैं आप लोगों को 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का MCQ कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग और कोशिश कीजिएगा कि पहले आप आंसर दें। पहला प्रश्न है, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कहा जा सकता है, वाणिज्यिक उत्पादन हेतु उपयोग किया जाने वाला पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा था। यानी बताना है आपको कौन सा पौधा था जिसके अनुवांशिक में सुधार किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GMO पूछा जा रहा है कि कौन सा पौधा था। तो देखिए मक्का और सोयाबीन ये तो बहुत बाद में बनाए गए हैं मक्का, ठीक है, ये सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या है? तंबाकू। सबसे पहले तंबाकू को बनाया गया था और उसके साथ ही याद रखिए कपास। कपास में क्या करते हैं हम लोग? बीटी कपास बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना किस क्षेत्र की तीव्र प्रगति से निकटता से जुड़ी है? पहला है जैव आवर्धन, दूसरा है जैव संचयन, अभी तक ये नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ना है आपको, जैव संचयन, तीसरा है जैव विविधता और चौथा यानी डी ऑप्शन है जैव सूचना विज्ञान। तो देखिए ये जैव आवर्धन पोल्यूशन संबंधित है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है। जैव संचयन मतलब जीव को संचयित करने से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। अगला है जैव विविधता, तो जैव विविधता तो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, वो तो जीवों की विभिन्नता से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो? जैव सूचना विज्ञान। तो सही आंसर है जैव सूचना विज्ञान। मार्च 2023 में भारत की पहली क्लोनिंग गाय गंगा किस नस्ल की है? तो अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उसमें ये पूरी जानकारी आई थी कि 2023 में भारत ने क्या किया था कि अपनी पहली क्लोनिंग गाय बनाई और उस गाय का नाम रखा गया गंगा। वही पूछा जा रहा है कि जो गंगा गाय है वह किस नस्ल की है? तो याद रखना है कि वह गिर नस्ल की है। अगला प्रश्न, पुनर्संयोजक प्रोटीन सामान्यतः क्या होते हैं? ठीक है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होते हैं, पुनर्संयोजक मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है क्या प्राकृतिक जीवाणु प्रोटीन होते हैं? नहीं, ये तो पुनर्संयोजक बना है तो प्राकृतिक बनेगा नहीं। पशु मॉडल में प्राकृतिक प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, जहाँ जहाँ प्राकृतिक है उसको काट दीजिए, तीनों में प्राकृतिक है तो ये तीनों ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन है RDNA, या आर का मतलब क्या है यहाँ पे? आर का मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो आर का मतलब है रिकॉम्बिनेंट यानी जिसे हम लोग पुनर्योगज बोलते हैं। तो आर तकनीक से होस्ट में जीन द्वारा बने प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर संयोजक प्रोटीन, या फिर इसे ही हम लोग बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो वही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन सी मानी जाती है? यानी कृषि की जो टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें कौन सी तकनीक है जो मेन है, ठीक है। तो ये देखिए ये रूपांतरण तो हो नहीं सकता, ये प्रोटीन संश्लेषण में रूपांतरण होता है। पादप प्रजनन तो बहुत पहले से हो रहा है, ये तो है नहीं। फिर DNA प्रकृति से संबंधित नहीं है। सही आंसर क्या है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं हम लोग? पौधे के बहुत ही छोटे भाग से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब प्रश्न संख्या 6 पर कि पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज कौन सा पृथक किया गया था? यानी पहला प्रतिबंधन एंजाइम पूछा जा रहा है कि पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था? तो आप जान ही गए होंगे, ये क्या है? HIND2। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की जन्मदात्री 2 मुख्य तकनीकों में से एक क्या है? यानी जो जैव प्रौद्योगिकी होती है उसमें जो मेन 2 तकनीक होता है, उन दोनों में से एक तकनीक कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कोशिका श्वसन तो हो नहीं सकता, ये तो श्वसन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, ठीक है। और ये किण्वन भी जानते हैं आप, जहाँ का अपघटन होता है वहाँ पे होता है। तो सही ऑप्शन होगा ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और एस्ट्रल बायोप्रोसेस रखरखाव।
अगला प्रश्न देखना है 8 नंबर। हस्तक्षेप, आरएनए हस्तक्षेप यानी जिसे हम लोग आरएनए आई बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, में एमआरएनए की साइलेंसिंग किससे प्रेरित होती है। यानी जो आरएनए आई टेक्निक है उसमें जो एमआरएनए की हम लोग साइलेंसिंग करते हैं, उसको इनएक्टिव करते हैं, वह किस विधि द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, यही बताना है हमें। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, आरएनए का यूज करते हैं। ठीक है, तो डीएनए तो हो नहीं सकता, प्रोटीन भी नहीं होगा। अब आरएनए में यही कन्फ्यूजन है कि क्या ये एसएसआरएनए है या डीएसआरएनए है। एसएसआरएनए का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यानी एक रज्जुक आरएनए की बात हो रही है। और यहाँ पे है डीएस यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए, यानी द्विरज्जुक आरएनए की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं इसमें इसी द्विरज्जुक आरएनए की। अगला प्रश्न, बाह्य डीएनए को होस्ट के डीएनए में स्थानांतरित करने की तकनीक क्या कहलाती है। यानी बाहरी डीएनए को किसी दूसरे जीव में के डीएनए में स्थानांतरित कर देना क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर। मुझे पूरा उम्मीद है आप इसका आंसर अब तक ढूंढ चुके होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं हम लोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, यानी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो सब यही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, आरडीएनए यानी वही मैंने बताया जो रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन कौन सा था। यानी जो सबसे पहला हार्मोन बनाया गया था वह कौन सा हार्मोन था। तो बिल्कुल आप सही गेस करेंगे, मुझे 100% उम्मीद है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। आप लिखिएगा 10 और 10 का यहाँ पे आप ऑप्शन ले लीजिएगा A B C D जो आपको सही लगता है, और उसका फिर वो लिख करके बताइएगा, मैं भी जानूं आपको कितना याद है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्लोनिंग के संदर्भ में कौन सा या से कथन सदैव सही है। यानी क्लोनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो हमेशा सही है। ठीक है, और साथ ही देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है सही है या हैं, यानी इसमें एक से अधिक भी आंसर सही हो सकता है, याद रखिएगा। आपके बोर्ड में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि उसमें A B C D कोई एक ही उसमें टिक करना रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एक भी हो सकता है, एक से सही अधिक भी हो सकता है। पहला प्रश्न, पहला है कि केवल जंतुओं में संभव है। तो क्या केवल जंतुओं में संभव है क्लोनिंग? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्लोनिंग जंतु का भी कर सकते हैं, पौधा का भी कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है सटीक प्रकृति बनती है। बिल्कुल यही तो जानते हैं हम लोग, क्लोन बनाते हैं। बिल्कुल क्लोन का मतलब ही क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो सटीक प्रकृति बनती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है बहुसंख्या में संतति बनती है, यानी बहुसंख्या में संतति बनेगी, बिल्कुल सही है, बहुसंख्या में संतति बनती है। और चौथा ऑप्शन है A एंड B। तो B तो सही है लेकिन A सही नहीं है क्योंकि A गलती था, इसलिए D भी नहीं होगा। तो इसमें दो विकल्प सही हैं, B और C। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, वेक्टर में क्लोनिंग की सुविधा कौन सी विशेषताएं प्रदान करती है। यानी जो वेक्टर होता है या जिसे हम लोग क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, उसमें कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो क्या उसमें ओरी होता है, या फिर सिलेक्टेबल मार्कर होता है, यानी इसे वर्ण योजक चिन्हक कहते हैं, या क्या उसमें क्लोनिंग साइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विकल्प देखिए, क्या इसमें केवल एक सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 2 और 3 ये दोनों सही है, या D 1 2 3 सभी सही है। तो आप पढ़े होंगे PBR 322 में मैंने बताया था आपको कि इसमें ओरी भी होता है, सिलेक्टर मार्कर भी होता है, क्लोनिंग साइट भी होता है, अर्थात इसमें तीनों सही है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, विकल्प D। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। आगे 13 नंबर, PBR 322 में क्या क्या पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है केवल RNA ओरी, तो केवल ओरी तो नहीं होता है, ये काट देंगे। केवल MR, ये भी जब केवल बात आ गई तो नहीं, केवल नहीं, ये इसमें ओरी भी होता है। और एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट, MR का मतलब एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट भी होता है वो। ठीक है, तीसरा है कई क्लोनिंग साइट और एम्प्लिसिन टेट्रासाइक्लिन, बिल्कुल ये सब कुछ होता है। केवल वाला तो ऐसे भी काट देना है,
उसमें कई सारी विशेषताएं होती है, इसलिए केवल वाला सारा विकल्प गलत होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीएमओ के बारे में कौन सा कथन गलत है? जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। इसके बारे में कौन सा गलत है? याद कीजिए, जहाँ भी गलत आ जाए उसको आपको हाईलाइट करना है कि आपको गलत चुनना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा गलत है, पढ़ते हैं। पहला विकल्प है जीन एक जीव से दूसरे जीव में ले जाए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये सही बात बोल रहा है, तो सही बात है, इसका मतलब कि यह आंसर नहीं होगा। यही बात ध्यान रखना है कि सही है यह बात कि जीन एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, लेकिन यह विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि हमें गलत चुनना है। दूसरा है कि जीएमओ का डीएनए बदलता नहीं है। अरे भाई, इसमें डीएनए तो ही बदलता है, डीएनए हम लोग चेंज करते हैं, यानी यह बात गलत है। बात गलत है, इसका मतलब यही आंसर सही होगा। अब बाकी दोनों देखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं। निम्न में से कौन आरडीएनए प्रौद्योगिकी का उत्पाद नहीं है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योजित डीएनए टेक्निक। तो ये इसमें से कौन नहीं है ये देखना है। तब जानते हैं बेटी कपास तो है, ठीक है। ये फ्लेवर, ये जो टमाटर है ये टमाटर भी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला विकल्प है वह है क्या है? ग्लोफिश, ठीक है। तो ये ग्लोफिश भी है। अगला है डॉली। तो ये डॉली जानते हैं, ये डॉली क्या है? ये क्लोनिंग से बना है, ठीक है। यह कैसे बना है याद रखिएगा, यह क्लोनिंग से बना है, तो ये डीएनए का प्रोडक्ट नहीं है, यानी यही सही होगा। प्रश्न संख्या 16, टॉक्सिन किस जीवाणु से आता है, ठीक है। और इसका आंसर बहुत ही आसान है, आपको मैंने कई बार बताया है, तो चाहूँगा मैं 16 का भी आंसर आप बताएं। अच्छा, आप आंसर बताइएगा, बाद में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या खुद लास्ट में लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले आप लोग इसका आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। 13, बीटी टॉक्सिन किन समूहों के विरुद्ध? अच्छा, याद कीजिएगा, अगले प्रश्न में उसका आंसर ऐसा है जो पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत भी होता था। पढ़ने समय शायद आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता था। मैंने इतना हिंट दे दिया है। बीटी टॉक्सिन किन समूह के विरुद्ध प्रभावी बताया गया है? यानी जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी कपास जो बनाया गया है, वह किस समूह के जो जीव होते हैं उनको हानि पहुंचाता है, ठीक है। देखिए, केवल डिप्टेरॉन, केवल लेपिडोप्टेरॉन, बिल्कुल नहीं, केवल वाला तो नहीं है, केवल वाला भाई काट देना है। इन तीनों के विरुद्ध यह सक्रिय होता है, कार्य करता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस हेतु जीनों का स्रोत क्या बताया गया? यानी जो गोल्डन राइस बनाया गया है, जिससे के बारे में मैंने आपको बताया भी था, उसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है। उसके लिए जीनों का स्रोत क्या बताया गया? मतलब उसके लिए जीन को हम लोग कहाँ से लाए हैं, किससे जीन को लिया गया है, ठीक है। तो किससे जीन को लिया गया है? देखिए, केवल बैक्टीरिया से, केवल डैफोडिल से नहीं, और एक है शैवाल से, और जो सी ऑप्शन है कि डैफोडिल्स के 2 जीन, एक बैक्टीरियल जीन। तो बिल्कुल सही आंसर यही है कि ये डैफोडिल्स के जो 2 जीन होते हैं और एक बैक्टीरियल जीन होते हैं, उससे ही बनाया गया है। यह फ्लेवर सेवर टमाटर में विलंबित नरम पड़ने का कारण क्या है, ठीक है। तो उसमें नरम पड़ने का कारण क्या है देखते हैं। कैरोटीन का बढ़ना, बिल्कुल नहीं। शर्करा की कमी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें शर्करा की कमी नहीं होती है। एथिलीन की वृद्धि, बिल्कुल नहीं, एथिलीन का तो यूज हम लोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, यही बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या है 20, आरएनएआई यानी आरएनए इंटरफेरेंस रणनीति का प्रयोग किस फसल परजीवी यानी निमेटोड के विरुद्ध उदाहरणतः बताया गया है? यानी हम लोग क्या करते हैं, जो आरएनए टेक्निक है उसका उपयोग किस तरह के निमेटोडे को मारने के लिए करते हैं, उसे सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। अब यही आपको आंसर देखना था। चलिए विकल्प तो चलिए पहला देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? मेलोडोगिन इनकॉग्निटा। तो बिल्कुल सही आंसर यही है।
अगले देख लेते हैं। ये है एग्रिकस लुम्ब्रिकाइडस। ये तो बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ये सारा विकल्प सही है, लेकिन मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि एस्कैरिकस लुम्ब्रिकाइडस से कौन सा रोग होता है। तो इस रोग के बारे में बताना है। इसका आंसर कैसे दीजिएगा, लिखिएगा 20 और उसके बाद इसका आंसर तो सही आंसर तो ए है, लेकिन आपको इसमें लिखना है और उसके आगे लिखिएगा रोग, और रोग के बाद आप जो रोग इससे होता है उस रोग का नाम लिख देना है। अगला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी जिसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं, किन स्थानों को पहचान कर काटते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पहला विकल्प है प्रोमोटर साइट, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, इंट्रॉन और टेलोमेयर। तब तो ये तो जानते हैं कि जो आरएनए ये आणविक कैंचिक होते हैं ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, लेकिन वह विशिष्ट स्थान कौन सा है, तो वह है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। और पैलिंड्रोम क्या होते हैं ये तो खैर लंबा हो जाएगा, आप किसी एक पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल लिख देना है कि कौन सा है, 20, 21 लिखना है और उसके बाद पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल लिख देना है यहाँ पे। आगे इको, R1, बैम, H1 आदि सामान्यतः किसके उदाहरण हैं। तो इसका भी आंसर आप जान गए होंगे किसके उदाहरण हैं। लाइगेज तो है नहीं, लाइगेज क्या करता है, यह डीएनए को जोड़ता है। एंडोन्यूक्लियोज क्या करता है, बिल्कुल यही सही आंसर है, एंडोन्यूक्लियोज डीएनए को क्या करता है जी, जोड़ता है। सॉरी, एंडोन्यूक्लियोज डीएनए को क्या करता है, काटता है। लाइगेज जोड़ता है, ये क्या करता है, डीएनए को काटता है, इसलिए इसे हम लोग आणविक कैंची बोलते हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्टेबल मार्कर का प्राथमिक उपयोग क्या है। जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं उनका उपयोग क्या होता है, ठीक है। डीएनए को काटना, बिल्कुल नहीं, डीएनए को तो हम लोग कैसे काटते हैं, डीएनए को काटते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से। सेकेंड विकल्प है रूपांतरित कोशिकाओं का चयन। हाँ, तो यहाँ पे सिलेक्टेबल से आप पहचाने गए होंगे, किससे क्या करते हैं, रूपांतरित कोशिकाओं का चयन करते हैं। वेक्टर की प्रकृति रोकना, ये तो नहीं, ये तो टर्मिनेटर कार्य करता है। और जीन अभिव्यक्ति दबाना, ये भी नहीं है। ओरी का क्या कार्य है, तो ओरी का क्या है, काम है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसे हम लोग कहते हैं, यानी प्रतिकृतियों की शुरुआत, यानी प्रतिकृति का यह आरंभ करता है। तो बिल्कुल ये सही आंसर होगा। ग्लोफिस का प्रमुख गुण क्या है, जो ग्लोफिस है उसका प्रमुख उदाहरण क्या है ये बताना है। क्या उसमें उच्च वृद्धि होती है, नहीं, ये भी मेन गुण नहीं है। इसका मुख्य गुण क्या है, तो इसका मुख्य है फ्लोरोसेंस अर्थात बायोल्यूमिनेसेंस दिखाना, यानी जो फ्लोरोसेंस होते हैं क्या, चमकना। तो जो ग्लोफिस होती है वो क्या कहती है, चमकता है, यही इसका विशेष गुण है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं आगे। और जो आरडीएनए उत्पादों में प्रमुख चिकित्सकीय उदाहरण है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा जो प्रमुख चिकित्सा के लिए उदाहरण क्या है जिसका यूज करते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा, तो ये भी आप ऑप्शन देखते ही पता लगा लिए होंगे कि सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, इंसुलिन। ये भी हिंट देता हूँ कि एक मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर यही इंसुलिन होगा। आगे 27 जैव सूचना विज्ञान का HGP में प्रमुख उपयोग क्या था। HGP में क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अपने लेसन 6 में पढ़ा है कि जैव सूचना विज्ञान का जो HGP में प्रमुख उपयोग क्या है, यही बताना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, मोटर प्रोटीन अध्ययन, जीनोमिक डेटा विश्लेषण और ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन तो इधर से काटिए दीजिएगा, प्रोटीन का अध्ययन करेंगे ही नहीं, माइक्रोस्कोपी है नहीं, सही आंसर है जीनोमिक डेटा विश्लेषण। डाटा विश्लेषण के लिए हम लोग उसका यूज करते थे। जैव आवर्धन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैव आवर्धन की बात हो रही है, तो जैव आवर्धन किससे जुड़ा हुआ है, अभी मैंने बताया था ना, वो प्रदूषण संबंधित है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है जी, पर्यावरण विज्ञान से, ऊपर मैंने बताया ही था। जैव संचयन किसे संदर्भित करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है डीएनए की प्रतिकृति, ठीक है। तो ये तो जैव संचयन हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि आप उसको आंसर में दें, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये कट गया। अब देखते हैं
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? उत्तकों में विषाक्त पदार्थों का संचयन। बिल्कुल, जो उत्तकों में विषाक्त पदार्थों का संचयन होता है यानी जमा होता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग जैव संचयन। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तक संवर्धन में एक्सप्लांट का अर्थ क्या है? जो उत्तक संवर्धन तकनीक होता है उसमें एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लांट। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, पौधे का चयनित उत्तक अंग, हार्मोन, या फिर जेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्सप्लांट का मतलब होता है पौधे का चयनित उत्तक अंग, यानी जिस पौधे का जिस हिस्से को हम लोग चयन करते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो पहले ही अपलोड किया है, तो इसमें 30 प्रश्न और लगभग 30 प्रश्न उसमें भी होंगे, तो टोटल आपके इस चैप्टर से 60 प्रश्न हो गए हैं। आपको अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है और फिर क्या करना है, इसकी तैयारी कर लेनी है, जो विकल्प हैं उन्हें भी याद कर लेना है। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।